चलिए, हम बात करते हैं रीति काव्य। आचार्य बामन इसके जिन्होंने इसका प्रतिपादित किया, वो थे आचार्य बामन। अब जो रीति शब्द है, रीति शब्द जो है, उसको समझने के लिए हमें पहले भाषा को समझना ज़रूरी था। इसलिए जो कल का मेरा लेक्चर है, इसके पहले का जो मेरा लेक्चर है, उससे रिलेटेड मैंने भाषा पर आपसे सारी बात की। देखिए, रीति सिद्धांत और वक्रोक्ति सिद्धांत 2 पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो काव्य रचना प्रक्रिया भाषा के माध्यम से चलती है। तो इसका समूचा जीवन व्यवहार ही भाषा के माध्यम से परिचालित होता है। अगर रीति या आपको वक्रोक्ति सिद्धांत समझना, पहले आपको भाषा समझनी चाहिए। भाषा किस प्रकार की होना चाहिए? रोजमर्रा की जो प्रचलित भाषा में विरासत में उपलब्ध होती है, इसी भाषा सामग्री को अपने अनुभव, विचार आदि के द्वारा दूसरों तक संप्रेषित करते हैं, उपयोग में लाते हैं। लोक व्यवहार में प्रचलित विरासत में मिली इसी भाषा का प्रयोग कभी भी अपनी काव्य रचना में करते हैं। अपनी रचना प्रक्रिया के क्रम में कवि इस भाषा के विन्यास को किसी विशिष्ट संवेदन या अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए किंचित तोड़-फोड़ देता है। इस तोड़-फोड़ से भाषा के पद या पद समूह अर्थवक्ताओं से प्रदीप्त हो जाते हैं और उनमें सौंदर्य और रमणीयता उत्पन्न हो जाती है। कवि के लिए भाषा का रूप नहीं, उसके स्वरूप का महत्व है। किसी खास संवेदना की अभिव्यक्ति के लिए विशिष्ट पद रचना द्वारा प्रचलित भाषा के रूप में हुए परिवर्तन से उत्पन्न अर्थ और उस खास संवेदना का पाठकों तक संप्रेषण और समान उद्दीपन रचना प्रक्रिया का अनिवार्य अंग होता है। भारतीय काव्य शास्त्रियों ने जो कहा है, वो उन्होंने कहा कि कोई भी काव्य की आत्मा होगी, वो बिना भाषा के पूर्ण नहीं मानी जाएगी। तो इस प्रकार से कवि के लिए भाषा का रूप नहीं, उसके स्वरूप का महत्व होता है। किसी खास संवेदना की अभिव्यक्ति के लिए विशिष्ट पद रचना द्वारा प्रचलित भाषा के स्वरूप में परिवर्तन से जो उत्पन्न अर्थ और उसकी खास संवेदना पाठकों तथा संप्रेषण तक पहुंचती है, वो कहलाती है भाषा। तो किसी भी संप्रदाय को समझने के लिए, रीति संप्रदाय हो, वक्रोक्ति संप्रदाय हो, उन सब संप्रदायों को समझने के लिए आपको सर्वप्रथम समझने की आवश्यकता है भाषा के स्वरूप को। तो जो पिछली वीडियो में हमने भाषा के बारे में डिस्कशन किया है, आगे हम जो बात करेंगे, वो हमारी अब संप्रदाय को लेकर होगी, काव्य के चिंतन को लेकर होगी। रीतियात्मक रीति आत्मा काव्यस। देखिए, रीति जो होती है ना, रीति वो काव्य की आत्मा होती है। सबने अपने अपने हिसाब से डिफाइन किया। आप ये नहीं कह सकते कि रस जो है वो काव्य की आत्मा नहीं, अलंकार जो है वो काव्य की आत्मा नहीं है। रीति जो है भाई, जिसको जो लगा, जिसने जिस चीज को अपना डिफाइन किया, तो आचार्य बामन ने कहा कि जो रीति है वही काव्य की। रीति का मतलब क्या होता है यहाँ पर? रीति का मतलब होता है कि किस नियम से काव्य लिखा जाए। तो हम यहाँ बात कर रहे थे, रीति शब्द का अर्थ है मार्ग या अर्थ या उसकी पद्धति। काव्य के क्षेत्र में से काव्य का मार्ग कहा गया है। किंतु विचित्र बात है कि रीति का जो अभिधेय अर्थ स्वयं रीति शब्द के प्रयोग की अपेक्षा अधिक पुराना है और काव्य के क्षेत्र में अपने विभिन्न वाचक शब्दों के साथ रीति से पहले ही प्रचलित था। तो रीति शब्द के प्रयोक्ता आचार्य बामन है, पर उनसे पहले ही रीति सिद्धांत की मान्यता भामा और दंडी के यहाँ मार्ग नाम से प्रतिष्ठित हो चुकी थी। वास्तव में अनेक सिद्धांतों की भांति रीति सिद्धांत का ही प्रवर्तन भरत मुनि जी के नाट्यशास्त्र से प्रारंभ होता है। भरत ने देश प्रदेश की वेशभूषा और रहन सहन को दृष्टि में रखते हुए अभिनव के प्रसंग में 4 प्रकार की प्रवृत्तियों का उल्लेख किया, जिनके नाम है अवंती, दक्षिणात्या, औडुमानवी और पांचाली। बहुत बढ़िया। अवंती भारत के पश्चिम भाग की, दाक्षिणात्य भारत के दक्षिण भाग की, और मागधी भारत के उड़ीसा तथा मगध प्रदेश की,
तथा पांचाली भारत के मध्य प्रदेश की प्रवृत्ति कहलाई। यह भूभाग के आधार पर किए गए कार्य प्रवृत्तियों का विचार था, जो रीति सिद्धांत के लिए भी प्रस्थान बिंदु का काम करता है। संस्कृत साहित्य में रीति शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में प्रकट होता है। सर्वप्रथम रीति शब्द ऋग्वेद में स्तुति के अर्थ में है। अनेक साहित्य शास्त्रियों ने अपने अपने मतानुसार रीति के, तो जो हमारी बात चल रही थी वो थी हमारी रीति काव्य को लेके। तो कहाँ थे हम? वामन का जो रीति विवेचन अपने क्लेवर में अन्य अनेक सिद्धांतों को समेट कर सकता है। रीतिरात्म काव्य का अर्थ है रीतिरात्म काव्य उक्ति आचार्य वामन की, मतलब रीति ही काव्य की आत्मा है। आप देखिए, वामन ने रीति को काव्य की आत्मा कहकर उसके प्रसाद गुण को स्वरूप को विवेचना की है। इस विशिष्ट रूप में एक स्थिति का समाहार किया गया। दंडी और कुंतक ने रीति को मार्ग के अर्थ में प्रयोग किया। ध्यान देने की बात यह है कि रीति मात्र शैली का पर्यायवाची नहीं। आनंद वर्धन ने रीति को पद संगठना और राजशेखर ने इसे वचन विन्यास क्रम या आचार मम्मट ने नियत वर्षों के व्यापार को रीति कहा। इन सभी कथनों और मान्यताओं में कोई मौलिक अंतर नहीं। सुंदर पद रचना करने की कला ही रीति है। ऐसी स्थिति में केवल वामन का कथन ही विशिष्ट प्रतीत होता है। तो काव्यात्मा है जो रीति वाचार वामन ने रीति को काव्य की आत्मा कहा, उसे काव्यात्मा प्रमाणित करने के लिए उन्होंने पद रचना की। देखिए, लेके चलती हूँ मैं वहां तक आपको। इस विशिष्टता का आधार गुण संपन्न होना बताया। वामन की दृष्टि में गुण वे हैं जो शब्दार्थ सहित होने के कारण काव्य सौंदर्य का निर्माण करते हैं। इस प्रकार वामन के अनुसार काव्य सौंदर्य का निर्माण होता है। तो वामन ने कहा कि रीति के माध्यम से काव्य सौंदर्य का निर्माण होता है। तो वामन के अनुसार काव्य सौंदर्य के निर्णायक शब्द और धर्म के अर्थों में प्रयुक्त रचना रीति है। यही काव्य की आत्मा है। तो वामन ने काव्यात्मा इसलिए कहा क्योंकि गुणों के आश्रित है। गुण के दो प्रकार होते हैं, शब्द गुण और अर्थ गुण। शब्द, एक तो उसका शब्द, रीति रीति किस चीज को लेकर चलती है? रीति लेके चलती है गुणों को। एक उसका शब्द गुण क्या है, उसका अर्थ गुण क्या निकल रहा है। तो भाई डेफिनेटली अगर हम बात करें किसी चीज पर, तो अगर हमने उसमें रस की अनुभूति की, इसकी फीलिंग्स की अनुभूति, तो रस काव्य की आत्मा हो गई। अगर उसमें मैंने आभूषण लगा दिए, उसमें मैंने अलंकार लगा दिए, तो अलंकार उसकी आत्मा हो गए। और रीति कह रही है, रीति का मतलब है कि उसमें शब्द और अर्थ दोनों गुण होना चाहिए। जब कोई काव्य लिखा जाएगा तो उसका शब्द भी और उसका अर्थ भी दोनों ही महत्वपूर्ण रखते हैं वहां पे। तो वो रीति काव्य है, मतलब वो आत्मा उसकी रीति हो गई। तो शब्द गुणों का आधार प्राय सभी वर्ण योजनाओं, पदबंध, शब्दबंध, यह उसका चमत्कार होता है। उसमें उदारता, सुकुमार, समाधि, ओज के रूप में लक्षणा व्यंजना का चमत्कार है। अर्थ व्यक्ति में स्वाभाविकता का, क्रांति में रस का, माधुर्य में विदग्धता का, श्लेष में गोपन क्रिया, चातुर्य का सौंदर्य है। वामन के अर्थ गुणों के मूल में रस, ध्वनि, अर्थ अलंकार और शब्द शक्ति के भावात्मक सौंदर्य का और दोषा भाव के कारण अभावात्मक सौंदर्य का समावेश है। जब वामन रीति शब्द और अर्थ के आश्रित गुणों, रसों व ध्वनियों आदि सभी का समाहार है, तो फिर से काव्य की आत्मा मानने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। जब वामन ने कहा कि रीति शब्द में क्या है, गुण है, रस है, ध्वनि है, आदि सभी का समाहार है, तो उसे काव्य की आत्मा मानने में हमें क्या आपत्ति आ रही? रीति कोई सिंगल नहीं दौड़ रही है, रस सिंगल दौड़ा कि सिर्फ रस है, अलंकार सिंगल दौड़े, लेकिन रीति तो कह रही है कि मेरे अंदर क्या क्या समाहित है। मेरे अंदर ध्वनि भी है, मेरे रस भी है, मेरे अंदर गुण भी है, तो इसे काव्य की आत्मा मानने में क्यों आपत्ति आ रही? इसी भावना के कारण आचार्य वामन यह कह उठे कि रीतिरात्मक काव्यस्त, रीति ही काव्य की आत्मा है। जब आप वामन को रीति ही काव्य की आत्मा मानते हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि वे काव्य में उसे सर्वोपरि मानते हुए महत्व देना चाहते। यह महत्व प्रतिपादन निम्न कारणों से क्लियर हो जाता है। एक तो रीति गुणाश्रित है, उसमें शब्द और अर्थ दोनों के गुणों का समावेश है। दूसरा, रीति मात्र शैली नहीं है, इसमें काव्य के प्राण तत्व भी समाये हुए हैं।
तीसरा पॉइंट इन्होंने जो लिया है वो है आपका रीति सिद्धांत में अलंकार, वक्रोक्ति, ध्वनि, रस और औचित्य सभी शामिल है। रीति सिद्धांत में वामन ने जो रीति सिद्धांत दिया है उसमें उन्होंने अलंकारों को भी लिया, उसमें उन्होंने वक्रोक्ति को भी लिया, उसमें उन्होंने ध्वनि को भी लिया, उसमें उन्होंने रस को भी लिया, उसमें उन्होंने औचित्य को भी लिया। तो रीति सिद्धांत में रस को भी स्वीकृति प्रताप थे। रीति गुणों के आश्रित है, गुण रस की पूर्व स्थिति है। मतलब जो गुण है उसके अंदर वो जो गुण है तो वो रस के कारण ही तो आया, बिना रस के तो वो गुण आ ही नहीं सकता था ना। तो रस गुण की उत्तरावस्था है। अब कुंतक के अनुसार यदि हम यहाँ बात करते हैं तो रीति कवि मार्ग है, वक्रोक्ति कवि कर्म है। इस दृष्टि से रीति वक्रोक्ति का ही एक अंग मात्र है। स्पष्ट है कि रीति सिद्धांत अपनी व्यापकता कभी काव्य सिद्धांत को साथ लेकर चला है। अतः ऐसी व्यापकता के कारण से काव्यात्मा माना जा सकता है। रीति के भेद विषयक मत, रीति के भेदों के संबंध में मतभेद और विवाद काफी रहा। इसी का परिणाम है कि रीति के भेदों में समय समय पर विस्तार भी होता रहा, परिवर्तन भी होता रहा। भामह और दंडी ने रीति के दो भेद स्वीकारे। वामन ने इसकी संख्या 3 मानी, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। तो वैदर्भी रीति मानी इन्होंने, एक गौड़ी रीति मानी और एक इन्होंने पांचाली रीति। तो रित्रट ने एक चौथी रीति मिलाई, लाटिया को भी जोड़ दिया। राजशेखर ने थोड़ा और आगे बढ़े, इन 4 रीतियों में मगधी और मैथिली को भी जोड़ दिया। इस प्रकार रीति के 6 भेद स्वीकार कर लिए गए। अलंकार शेखर में यह उल्लेख है कि मैथिली मागधी का ही एक रूप है। तो आनंदवर्धन और मम्मट ने प्राह वामन द्वारा संख्या के 3 रीतियों को ही स्वीकार किया है। देखिए रीति जो है वो काव्य की आत्मा है वामन के अनुसार। उससे बहुत सारे लोगों ने अपना आ, क्या किया है वो प्रतिपादन किया है या जिसमें उन्होंने देने की कोशिश की है। ये हम बात कर रहे हैं यहाँ। तो संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि रीति विशिष्ट पदों की एक संगठना का नाम है। तो महत्वपूर्ण बात इसमें ये है, संक्षेप में अगर कहा जाए तो रीति विशिष्ट पदों की संगठना का नाम है। यह काव्य की आत्मा के रूप में सर्व स्वीकृति भले ही ना हो, किंतु काव्य शास्त्र का अप्रतिम व महत्वपूर्ण सिद्धांत अवश्य। इसके 3 भेद हैं। तीनों भेदों का अंतर्भाव इन 3 भेदों में हो जाता है। देखिए अगर हम रीति की विशेषताओं की बात करें तो रीति के स्वरूप, उसकी विशेषताओं को समझने के लिए रीति के तत्वों को जानना बहुत आवश्यक है। वामन और अरण्याचार्य ने गुण को रीति के नियामक तत्व के रूप में स्वीकार किया। दंडी ने 10 गुणों को माना है। तो यति वैदर्भ मार्गस प्राण दर्श गुणा स्मृत, इससे निष्कर्ष आसानी से प्राप्त हो जाता है कि रीति सिद्धांत गुणों के आधार पर प्रतिष्ठित है। वामन ने स्वयं ही विशेष गुण उत्पन्न कहकर गुणों को ही रीति के मूल तत्वों के रूप में स्वीकार किया। गुणों की व्याख्या विभिन्न आचार्य विभिन्न प्रकार से की। दंडी के अनुसार गुण काव्य के शोभा विधायक धर्म है। वामन ने भी काव्य के शोभा कारक धर्म गुणों को माना है। ध्वनिकार आनंदवर्धन ने गुणों का लक्षण निरूपित करते हुए कहा है कि अंगी रूप रस के आश्रित रहने वाले धर्म तमर्थ मल्लविते वैडनान्ते गुणा स्मृत। मम्मट ने भी काव्य के गुण का स्पष्ट लक्षण लिखा है। अतः सुनियोजित शब्दावली में अगर गुण की परिभाषा की जाए तो वो क्या है? गुण काव्य के भी उत्कृष्ट साधन तत्व हैं जो मुख्य रूप से प्राणभूत रस के और गौण रूप से शरीरभूत शब्दार्थ के नित्य धर्म। इसी भूमिका पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वामन ने शब्द गुण और अर्थ गुणों की सत्ता को स्वीकार किया। पूरी की पूरी चीज जो वामन ने रीति संप्रदाय में देने का प्रयास किया वो शब्द गुण और अर्थ गुणों को माना। तो अर्थ गुणों में तो क्या आ गया, रस आ गई, ध्वनि आ गई, अलंकार आ गई, शब्द शक्तियां आ गई। उसी प्रकार आपके शब्द गुण में क्या आ गए, शब्द आ गए आपके।
वामन के मतानुसार बहिरंग तत्वों में शब्द गुंफ और अंतरंग तत्वों के गुण रस और ध्वनि को स्थान प्राप्त है। समास वामन के पश्चात रुद्र ने समास को रीति का मूल तत्व माना। जिन्होंने लघु मध्यम दीर्घ समासों के आधार पर पांचाली लाटिया और गौणीय रीतियों की कल्पना की। रस व माधुर्य आनंदवर्धन ने रस को और माधुर्य को रीति का मूल तत्व स्वीकार किया। ओज प्रसाद और माधुर्य ही आनंदवर्धन की दृष्टि में रीति के मूल तत्व थे। अनुप्रास और समास राजशेखर ने मौलिकता से काम लेते हुए समास और अनुप्रास दोनों की रीति के तत्वों में स्वीकार किया। तो भोज ने भी राजशेखर का ही अनुगुणमान और अनुसरण किया। अग्नि पुराण में रीति के मूल तत्व माने गए समास, उपचार, लाक्षणिक प्रयोग, अलंकार, मार्दों की मात्रा, वर्ण संयोजना, शब्द गुंफा। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वर्ण संयोजन और शब्द गुंफ दोनों ही रीति के मूल तत्वों में आते हैं। इन्होंने गुण और वर्ण योजना का निहित संबंध स्वीकार किया। रसाभिव्यंजन में भी रीति पर्याप्त सहायक होती है, इनमें संदेह नहीं किया जा सकता। काव्य का मूल तत्व भाव है, किंतु उसे काव्य का स्वरूप प्रदान करने तथा संवेद बनाने का कार्य रीति ही करती है। ध्वनिवादी आचार्य ने काव्य में रीति की अपेक्षा ध्वनि को ही अधिक महत्व दिया, किंतु उन्होंने भी रीति का महत्व स्वीकार करके उसका ध्वनि के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया। तो वक्रोक्तिवादी कुंतक ने भी रीति को काव्य का के मध्य दिखा दिया। इस प्रकार सब कवियों ने अपने अपने हिसाब से रीति सिद्धांत को एक नया रूप देने का प्रयास किया। देखिए कितना बढ़िया पॉइंट है, यहाँ हम समझेंगे रीति को। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको रीति को आगे समझने की जरूरत नहीं है। काव्य शास्त्रीय दृष्टि से रीतियों का विवेचन पहले भामह के काव्य अलंकार में उपलब्ध होता है। यद्यपि उन्होंने रीति, मार्ग व वर्म शब्द का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने काव्य वेदों में वैदर्भ और गौड़ीय का निर्देश किया। उनके समय में जो वैदर्भ और गौड़ीय दो ही मार्ग प्रचलित थे। बाणभट्ट के समय में चार साहित्यिक पद्धतियों का परिचय मिलता है। ये पद्धतियां भी उदीच, दक्षिणार्थ, गौण का कथन है। लोग क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं, केवल लोग अर्थ को पसंद करते हैं। कवियों में उत्प्रेक्षा के प्रति विशेष आदर दृष्टिगत होता है। कवियों में केवल वर्णों का आडंबर दिखाई देता है। इन चारों शैलियों का एकत्र उपयोग ही किसी काव्य को श्रेष्ठ बनाने में समर्थ होता है। तो दंडी ने रीति के लिए मार्ग वर्म शब्दों का व्यवहार किया। ठीक है, अब दंडी द्वारा गिनाए गए 10 गुण कौन कौन से? श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, ओज, कांति और समाधि। ये ही दंडी के अनुसार वैदर्भ मार्ग के प्राण है। अब देखिए रीति सिद्धांत के प्रतिष्ठापक आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा कहकर रीति को ही काव्य का सारभूत तत्व मान दिया। अब उन्होंने काव्य के स्वरूप लक्षण का निर्देश करते हुए लिखा कि काव्य की उपादेयता अलंकरणों के कारण। काव्य ग्रहण अलंकार मतलब इसी अलंकार की व्याख्या करते हुए लिखा कि अगर काव्य के सौंदर्य ही अलंकार है तो संपादन और दोनों एक प्रकार से ही होगा। वामन ने गुणों को शब्द गुण और अर्थ गुण के विविध रूपों में स्वीकार कर एक नई प्रतिष्ठापना की। उन्होंने शब्द गुणों को बंध का अनिवार्य गुण माना तथा अर्थ गुणों के विशाल साम्राज्य के अंतर्गत रस तक को सन्निविष्ट किया। रीति को वामन की महत्वपूर्ण देन है। पांचाली नाम की रीति की कल्पना वामन से पूर्व भामा और दंडी ने केवल दो मार्ग माने, गौण और वैदर्भ। वामन ने एक तृतीय रीति बनाई, पांचाली की कल्पना, जो रीतियों की संख्या 3 कर दी। इस प्रकार अब वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली तीनों रीतियां मानी जाने लगी।
इसी प्रकार इसी प्रसंग में यह बात भी उल्लेखनीय है कि भरत ने गुणों को स्वतंत्र भाव रूप न मानकर दोषा भाव रूप माना था। वामन ने गुणों को भाव रूप मानकर उसके स्वतंत्र रूप को मान्यता प्रदान की। उन्होंने दोषों को गुणों का पर्याय माना तथा दोनों के स्वरूप का स्पष्टीकरण किया। इस प्रकार अगर रीति को समझने के लिए आवश्यकता है कि रीति के गुणों को समझना, शब्द गुण, ओज गुण और उसके भाव गुण को समझना। तो इस प्रकार से जब हम ध्वनि पे चर्चा कर रहे हैं तो हमारी क्या निकल के आती है, देखिए। रीति का निर्माण आधार कवि का स्वभाव है। भोज भोज ने रीति की व्युत्पत्ति मूलक परिभाषा की। सॉरी। वास्तव में भोज ने मार्ग, पंथ और रीति को व्यक्ति परक अर्थ में भिन्न करते हुए तीनों को एक साथ जोड़ दिया। उनके मूल श्लोक की पंक्तियां इस प्रकार हैं। वैदर्भ अधिकृतः पंथः काव्ये मार्ग इति स्मृतः ऋगताविति धातोष्मा व्युत्पत्त्या रीति रुच्यते। आचार्य मम्मट भोज के उपरांत मम्मट ने रीति की स्वीकृति परिभाषाओं में थोड़ा सा परिवर्तन किया। उन्होंने वृत्ति और रीति की अभिन्नता को स्वीकार किया। नियत वर्षों के रसानुकूलन व्यापार को रीति का नाम दिया। मम्मट के अनुसार रीति वर्णों के गुम्फन का नाम। वे समाज को रीति का वाहक न मानकर पूर्ण गुम्फन को रीति का वाहक मानते। फिर देखिए आचार्य विश्वनाथ ने यहाँ क्या कहा है। क्षमा करें, थोड़ा सा ऊपर चला गया मेरा कंटेंट। आचार्य विश्वनाथ ने मम्मट के वर्ण व्यापार के साथ साथ पद रचना समस्त पदावली का महत्व पुनः स्थापित किया। इतना ही नहीं, विश्वनाथ ने आनंदवर्धन प्रेरणा से प्राप्त करके रीति का लक्षण इस प्रकार निश्चित किया। पद संघटना रीति, रंग संस्था विशेषवक्त, उपकर्जी रसादि नाम, अर्थात पदों की संघटना का नाम रीति है। वह अंग संस्थान की भांति है और काव्य के आत्म रूप रस आदि का उत्कर्ष वर्धन करती है। जिस प्रकार शरीर की गठन बाहिरी होकर भी मनुष्य के आंतरिक व्यक्तित्व आत्मा को उत्कर्ष करती है, उसी प्रकार सम्यक पद संरचना का वह अवयव होती हुई भी काव्य आत्माभूत रस का उपकार करती है। प्रमाणिक मत उपयुक्त विवेचनों के आधार पर कह सकते हैं कि रीति के विषय में आचार्य ब्राह्मण का मत उसे सर्वमान्य रहा है। आचार्य ब्राह्मण ने जो कहा वो सर्वसम्मति से स्वीकार किया। इस प्रकार प्रमाणिकता के आधार पर हम कह सकते हैं कि रीति के विषय में आचार्य ब्राह्मण का मत ही सर्वमान्य रहा। उसके बाद जो भारतीय काव्य शास्त्र में प्रत्येक संप्रदाय का अपना अर्थ और महत्व है, प्रत्येक संप्रदाय के प्रवर्तक और संस्थापक ने अपने अपने ढंग से अपने मौलिक तत्वों का सहारा लेकर अपनी अपनी बात कही। रीति संप्रदाय के संस्थापक और प्रवर्तक आचार्य ब्राह्मण थे। वे अन्य आचार्यों की भांति ही रीति को काव्य की आत्मा मानते थे। प्रश्न यह है कि रीति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। ध्यान से देखें तो इसके प्रथम प्रयोक्ता आचार्य ब्राह्मण। रीत शब्द रींग धातु से उत्पन्न हुआ, इसका अर्थ है गति, मार्ग या प्रस्थान। रीति शब्द का परंपरावादी अथवा ऋण अर्थ है पद्धति या तरीका। बामन से पूर्व यद्यपि भामा और दंडी ने रीति का विश्लेषण किया, इन विद्वानों द्वारा किया गया रीति का विश्लेषण चर्चा मात्र है। इन्होंने रीति को परिभाषित नहीं किया। ऐसी स्थिति में यही कहा जा सकता है कि रीति की परिभाषा और व्याख्या का काम पहले हम आचार्य बामन ने ही किया। उन्होंने ही रीति संप्रदाय की स्थापना की थी। विशिष्ट पद रचना रीति स्वरूप बामन के अनुसार रीति शब्द का अर्थ है विशिष्ट पद रचना या रीति, अर्थात विशिष्ट पदों से युक्त रचना का नाम ही रीति होता है। तो आनंद जी ने जो रीति संप्रदाय के बारे में बताया वह उनका सर्वोपयुक्त व्याख्या थी कि रीति जो होती है काव्य शोभाकारक शब्द और अर्थ के धर्मों से युक्त पद रचना को रीति कहते हैं। शोभाकारक शब्द और अर्थ के धर्म से तात्पर्य शब्द चमत्कार उत्पन्न होता है। अतः वामन के अनुसार यह भी कहा जा सकता है कि शब्द और धर्म चमत्कार से युद्ध
पद रचना का नाम ही रीति है। आनंदवर्धन का मत है कि वामन के पश्चात आनंदवर्धन ने रीति की व्याख्या की। उन्होंने रीति को नए तरीके से परिभाषित किया। तो इस शब्द को व्याख्या के संगठन का प्रयोग किया जा सकता है।